हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लूटो से संबंधित जितने भी मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दूँगी, जितनी मुझसे वीडियो बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। फ्रेंड्स, ये मेरे एथिक्स के नोट्स हैं। 2019 का मेंस तो आ ही गया है, लेकिन अगर आप 2020 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप जब प्री एग्ज़ाम आप दे दें तो मेंस के लिए आप ज़रूर एक बार ये नोट्स ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने भी नोट्स लिया है, जो भी लोग ये तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम टाइम में जब आपके पास बहुत कम समय बचता है तो आपको लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये नोट्स रहते हैं। आपको पहले एग्ज़ाम के पहले से ये तैयारी कर लेना। अभी भी मैं डेली ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल जो मेरा ग्रुप है मेंस के लिए, जो मैंने ग्रुप बनाए हैं। आपको मेरे मेंस के नोट्स के साथ कुछ ग्रुप दिए जाएंगे। हर सब्जेक्ट का एक ग्रुप रहेगा, जैसे एथिक्स का रहेगा, पॉलिटी का अलग रहेगा, हिस्ट्री का अलग रहेगा। तो उन ग्रुप में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। एक लास्ट एग्ज़ाम टाइम में अगर आप वो रिवीजन करके जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। ये सभी विषयों के नोट्स हैं मेरे, और ये आपको प्री और प्लस मेंस मिला के, प्लस प्री की टेस्ट मिला के 65 बुकलेट रहेंगी। अगर आप केवल मेंस के लिए लेंगे तो मेंस की आपको बुकलेट रहेंगी। मेंस की आपको 25 जो बुकलेट रहेंगी ओनली मेंस की रहेंगी। इसमें 12 फाइल आपका 3 मार्कर का रहेगा और 8 फाइल आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर की रहेगी। टोटल पूरा पैकेज रहेगा। पूरा पैकेज आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मेंस में ज़रूर निकलेगा आपका। साथ में अगर आपको ग्रुप में जो चीज़ें दी जाती रहेंगी वो करते रहेंगे तो आप जो आपको पूरा एक जगह पे मटेरियल मिल जाएगा। आपको बार बार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सब प्लेटो कौन थे? प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इतना आप उनके 3 मार्कर में लिख सकते हैं कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो यूनान के दार्शनिक थे। जन्म 428 ईस्वी में हुआ था और ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। ये भी याद रखिएगा, जो प्लेटो थे वो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात 2019 मेंस में टॉपिक नहीं था, लेकिन 2020 के मेंस में सुकरात आ जाएगा। तो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के ये गुरु थे। याद रखिएगा, अरस्तु के गुरु थे और सुकरात के शिष्य थे। एथेंस में इन्होंने एकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की। एथेंस में इन्होंने क्या किया? एथेंस में एकेडमी नामक अध्ययनशाला की इन्होंने स्थापना की। मृत्यु 347 से 348 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आपको 3 मार्कर में भी ये लाइन लिखना है, और अगर आप 6 मार्कर का स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है कि प्लेटो जो थे वो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। प्लेटो कौन है? प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। मतलब अगर हम पश्चिमी जगत देखें, हाँ पश्चिमी देश देखें, तो उनका प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन को माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। तो प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था। इन्होंने सबसे पहले आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की थी। प्लेटो ने सबसे पहले आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की थी। आज 2400 वर्षों बाद भी इनके राजनीतिक ग्रंथ, राजनीतिक विचार की आधारशिला हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कर्म भूमि इनकी यूनान है, कर्म क्षेत्र इनका पाश्चात्य दर्शन है और नागरिकता इनकी ग्रीक है। अब हम कुछ इनसे संबंधित 3 मार्कर पढ़ लेते हैं। ये बुद्धि है, इसको बुद्धि कीजिएगा। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियां बताइए। तो प्लेटो के अनुसार 3 प्रवृत्तियां हैं। लालच, इसको कहीं कहीं पे लालसा भी दिया गया है। तो लालच या लालसा, साहस और बुद्धि। लालच, साहस और बुद्धि, ये प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी? लालच, साहस और बुद्धि। लालच को कहीं कहीं पे लालसा भी दिया गया है। नेक्स्ट है प्लेटो की प्रसिद्ध रचनाएं। ये ज़्यादा लिख दी हैं, आप कोई भी 3 याद कर लीजिएगा। द स्टेटमेंट मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और द लॉज। द स्टेटमेंट, द रिपब्लिक और द लॉज। द स्टेटमेंट, द लॉज, द रिपब्लिक, ये 3 इस कर लीजिएगा। और भी अगर आप करना चाहें तो सिंपोजियम, द क्रिटो, इयोन और द एपोलॉजी। मेनली 3 याद रख लीजिएगा प्लेटो की, द लॉज, द स्टेटमेंट और रिपब्लिक। रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटमेंट, ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। द रिपब्लिक पर टिप्पणी लिखिए। द रिपब्लिक कौन है? तो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक व राजनीतिक चिंतक है, जो प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ है। द रिपब्लिक पर टिप्पणी लिखी। द रिपब्लिक क्या है?
द रिपब्लिक किसके द्वारा रचित है? प्लेटो के द्वारा रचित ग्रंथ है और ये राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है। तो द रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखा हुआ प्लेटो द्वारा राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है। द रिपब्लिक के बारे में आपको लिख लेना है। इसमें राजनीति प्रणाली, सामाजिक और नैतिक आदर्श का वर्णन किया गया है। किसका? राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक आदर्श का वर्णन किया गया है। तो द रिपब्लिक किसका है? यूनानी दार्शनिक प्लेटो का राजनीतिक पर लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक और नैतिक आदर्श का वर्णन किया गया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस पर जुड़ जाइएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो की शिक्षा। प्लेटो शिक्षा को एक सामाजिक क्रिया मानते थे। याद रखिएगा, प्लेटो जो थी, प्लेटो की शिक्षा अगर देखें, हम अलग अलग दार्शनिक की अलग अलग शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेटो जो शिक्षा थी एक सामाजिक प्रक्रिया थी। समाज के घटक सामाजिक चेतना से भरपूर थे। समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करना सीखते हैं। शिक्षा के द्वारा सामाजिक चेतना से भरपूर समाज के प्रति हम कर्तव्यों का पालन करना सीखते हैं। तो प्लेटो बोलते हैं कि जो शिक्षा है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के ही द्वारा समाज में होने वाली सभी क्रियाओं को और समाज में होने वाले सभी कर्तव्यों का हम पालन करना सीखते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के ही द्वारा। तो ये मेन चीज, की पॉइंट जो है वो याद ये रख लीजिएगा कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। अब हम जब सामाजिक प्रक्रिया हमारे दिमाग में फिट रहेगा तो हम समाज से संबंधित जो भी क्रियाएं वो शिक्षा से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, प्लेटो के अनुसार शिक्षा सामाजिक क्रिया है। समाज में होने वाली परेशानियों, सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को शिक्षा द्वारा दूर किया जाता है। प्लेटो बोलते थे कि समाज में होने वाली परेशानियों और सज्जीवन के बारे में और उनसे संबंधित आने वाली बाधाओं के बारे में हम शिक्षा द्वारा दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनका जो आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा है, इन्होंने ही सबसे पहले आदर्श राज्य की अवधारणा दी थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन उसमें है, 100 टेस्ट है। अगर आप 2019 का मेंस दे रहे हैं तो आपको केवल 11-12 दिन मिलेगा प्री के लिए। और प्री के लिए आप केवल अगर हमारे टेस्ट भी लगाएंगे, 100 जो टेस्ट है, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, मतलब 10,000 क्वेश्चन है, तो आपको वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको एक जगह पे उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जैसे कि करंट अलग रखा गया है पूरे साल का और एमपी का अलग रखा गया है। इसके अलावा आयोग अलग है, पर्यावरण अलग है, विज्ञान अलग है। तो वो आप एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप मार्केट में भी या कहीं किसी कोचिंग में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 30 से 40 टेस्ट आपको 999, 1000 यही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का चार्ज है। और मैं आपको पूरे 100 टेस्ट दे रही हूँ इसी चार्ज में, सॉफ्ट कॉपी में। तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी में भी लेना चाहते हैं तो आप हार्ड कॉपी में भी अपने घर मंगा सकते हैं। तो प्लेटो के समय एथेंस में जो अव्यवस्था, अराजकता और असंतोष का दम घोटने वाला वातावरण था, प्लेटो उसे दूर करना चाहता था। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की अवधारणा जो दी थी वो क्यों दी थी, मतलब उसने ऐसा क्यों उसके मन में आया था कि जब प्लेटो थे तो उनके समय में एथेंस की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बेकार थी। वहाँ के जो वातावरण था बहुत दम घोटने वाला था। प्लेटो उसे दूर करना चाहता था। वह तत्कालीन राज्य के संपूर्ण दोषों को दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। मतलब प्लेटो के समय एथेंस में बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी और वह उन्हें दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही है। ये मेन की पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आप उनके आदर्श राज्य के बारे में लिखें तो ये लिख दें कि हमको उनके ग्रंथ रिपब्लिक से इसकी जानकारी मिलती है। कुछ विचारकों ने इस आदर्श राज्य को काल्पनिक बताया, जबकि अन्य विचारक इसे व्यवहारिक पक्ष को महत्व देते हैं। कोई भी दार्शनिक, कोई भी इतिहासकार या कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ लिखता है या कोई भी अच्छा काम करता है तो उसके अच्छी चीज़ के साथ साथ उसके आलोचक भी होते हैं। तो इसी प्रकार से इनके आलोचक जो थे उन्होंने इसको काल्पनिक बताया। अब इनके आदर्श राज्य की क्या विशेषताएं थी वो हम पढ़ लेते हैं। आदर्श राज्य में न्याय। पहला क्या था? आदर्श राज्य में न्याय। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को अधिक महत्व दिया। प्लेटो का जो आदर्श राज्य था उसमें उन्होंने न्याय को अधिक महत्व दिया। उन्होंने न्याय को आधुनिक अर्थों में ना लेकर विस्तृत अर्थ में लिया है। इनका जो न्याय था, उन्होंने न्याय को नॉर्मल साधारण अर्थों में ना लेकर विस्तृत अर्थ में लिया। इनका न्याय शब्द नैतिकता से मिलता जुलता है। सब अपने कर्तव्य का ठीक पालन करें, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। उसका
मतलब न्याय है। न्याय मतलब किसी को न्याय ही दिलाना अकेले नहीं है। न्याय का मतलब है यहाँ पे नैतिकता से है, मतलब सब अपना अपना काम करें, कोई किसी के बीच में ना पड़े, किसी को किसी से जलन ना हो, वो नैतिकता है। न्याय जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामाजिक। व्यक्तिगत रूप से मनुष्य सबका पालन करे उसको हम व्यक्तिगत बोलते हैं, और सामाजिक रूप से दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे वो तो अगर दोनों ही प्रकार के न्याय अगर किसी समाज में स्थापित हो जाते हैं तो वो एक आदर्श राज्य बन जाता है। इन्होंने दूसरा अभी हमने लिखा न्याय, राजा का न्याय, आदर्श राज्य का न्याय। दूसरा जो आदर्श राज्य की विशेषता है वो है राज्य के 3 वर्ग। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की प्रवृत्ति के अनुसार 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं 3 भाग? एक है कृषक वर्ग, एक है सैनिक वर्ग और एक है शासक वर्ग। कृषक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। कृषक वर्ग जो है, जो पहला वर्ग है कृषक वर्ग, ये समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जो कृषक वर्ग है वो क्या करेगा? समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दूसरा वर्ग जो सैनिक वर्ग है वो राज्य की सुरक्षा और विस्तार करेगा। तीसरा वर्ग शासन को ठीक से चलाएगा। मतलब 3 वर्ग बताए थे। एक तो बताया था शासक वर्ग, मतलब जो शासन को चलाएगा, सैनिक वर्ग जो सुरक्षा करेगा और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, कृषक वर्ग। ऐसे 3 वर्ग और किसी ने नहीं बांटे हैं इन्होंने, जिसकी इनकी आलोचना भी हुई है इस प्रकार के वर्ग के कारण। बाद के 2 वर्ग समाज के संरक्षक होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा है संपत्ति एवं परिवार का साम्यवाद। पहला पॉइंट इनका क्या था? न्याय बताया। दूसरा उन्होंने वर्गों में बांटा आदर्श राज्य में। तीसरा है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद भी उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। उसका राज्य आध्यात्मिकता पे आधारित है। आध्यात्मिकता पे आधारित। जब तक शासक वर्ग सोने चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा, जब तक शासक वर्ग सोना चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं बन पाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसको निस्वार्थी बनाने में बाधक। यदि वह संपत्ति से प्यार करेगा, अपने परिवार से प्यार करेगा, तो वह निस्वार्थी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह हरदम उनकी खुशी के बारे में सोचेगा और वह समाज कल्याण के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस प्रकार से तीसरा उन्होंने सिद्धांत दिया संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। इसमें आपको लिखना है कि यह अध्यात्म पर आधारित है। जब तक शासक वर्ग सोना चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं हो पाएगा। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसको निस्वार्थी होने में बाधक होंगे। ये हमने 3 सिद्धांत आदर्श राज्य के थे। तो कौन कौन से? आदर्श राज्य में न्याय, राज्य के 3 वर्ग, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। ये आपको आदर्श राज्य में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो का दार्शनिक राजा सिद्धांत बताओ। ये बहुत ही आलोचना वाला था। उनका जो दार्शनिक राजा था वो अलग ही थे। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी मौलिक धारणा है दार्शनिक राजाओं का शासन। उनका मानना था कि जो राजा होना चाहिए वो बुद्धि संपन्न होना चाहिए। अगर राजा के पास बुद्धि नहीं होगी तो वो राजा के योग्य नहीं होगा। प्लेटो के अनुसार सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों द्वारा ही शासन का संचालन होना चाहिए, तभी राजनीतिक बुराइयों का उपचार हो सकता है। सर्वाधिक बुद्धि संपन्न जो व्यक्ति होंगे उनके ही अनुसार शासन का संचालन होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का भी तारतम्य स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान राजा होता है वो दूसरे के साथ अच्छा करने के साथ साथ अपने साथ भी अच्छे करने का एक तारतम्य बिठा लेता है और समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना उद्देश्य समझता है। जो बुद्धिमान राजा होता है वो समुदाय के हितों की पूर्ति करना अपना उद्देश्य समझता है। था दार्शनिक राजा होना चाहिए या फिर राजा दार्शनिक होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा वह है जो ज्ञान के हर क्षेत्र के बारे में जानने और सीखने के लिए उत्सुक रहता है, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहता है। उसका लगाव इंद्रिय अनुभव के इस परिवर्तनशील जगत से नहीं होता है, बल्कि उसमें अपरिवर्तनशील और नित्य वास्तविकता को समझने की शक्ति होती है। लेकिन प्लेटो का ये जो राजा है उसकी अवधारणा लोकतांत्रिक नहीं है। इसमें आम नागरिकों को राजनीति में हिस्सा लेने की उपेक्षा की गई है। मतलब आम नागरिक नहीं ले सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ही राजा बन सकता है। और ना ही इसमें ये बताया गया है कि शासक पर आम जनता का कोई नियंत्रण होता है। इसके अलावा दार्शनिक जो राजा है वो निरंकुश भी हो सकता है इनके अनुसार। राजा चाहे दार्शनिक हो या कोई भी हो, अज्ञानी हो, राजतंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि प्लेटो ने भी स्वयं ही अपनी रचना लॉज, जो उनकी रचना थी, उसमें इस अवधारणा को अव्यावहारिक माना, त्याग और कानून के शासन पर बल दिया। प्लेटो ने स्वयं अपनी रचना लॉज में इस अवधारणा को अव्यावहारिक मान लिया और त्याग और कानून के शासन पर बल दिया।
नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति, जो अभी हमने पढ़ी थी, लालसा, चाहत, बुद्धि। इनमें क्या बोला है कि अगर इनमें से कोई एक प्रवृत्ति प्रधान हो जाती है तो दूसरी प्रवृत्ति अपने आप गौण हो जाती है। गौण मतलब होता है, एक होता है मुख्य, एक होता है गौण। गौण मतलब होता है जो दूसरे स्थान पर आती है। तो जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति प्रधान होती है वह उसी प्रवृत्ति वाला हो जाता है, और जो नहीं होती वो गौण हो जाती। इस प्रकार एक ही प्रवृत्ति वाले व्यक्ति मिलकर राज्य में अपना अलग अलग वर्ग बना लेते हैं। तो एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं वो राज्य में अपन खुद का अलग अलग वर्ग बना लेते हैं। इन प्रवृत्तियों के अनुसार राज्य में भी लोगों को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? राज्य में उत्पादक, सैनिक और शासक। उत्पादक मतलब कृषक। इस प्रकार अपनी अपनी प्रगति योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए संतुष्ट रहे तथा दूसरे वर्गों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही अगला जो दार्शनिक है मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि पेपर पास है, आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं प्री और मेंस के, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।